अब देखो आज जो पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम जेईई एडवांस सीरीज 2022 के लिए, ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है किस पे, टॉपलिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो यहां पे बेसिकली हम टॉपलिंग की भी बात कर रहे हैं, साथ में हम बात कर रहे हैं स्लाइडिंग की, लेकिन जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड है मेनली किस पे, टॉपलिंग पे। और अगर तुम लास्ट के 20 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो कम से कम तुम्हें 6 से 7 बार तुम्हें टॉपलिंग का क्वेश्चन दिखेगा। तो टॉपलिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी जेईई में पूछा जा चुका है। तो अगर हमारे पास कोई मॉड्यूल या बुक है तो वहां पर हमें टॉपलिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इसके क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a plank of mass capital M which is placed on a smooth horizontal plane. The coefficient of friction between the block and the plank is 1/3. If a horizontal force F is applied on the plank, then find the maximum value of F for which the block and plank moves together. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे सरफेस रफ है और जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/3 दी हुई है। लेकिन ये जो सरफेस है, ये सरफेस हमारा वहां पे स्मूथ है, म्यू की वैल्यू वहां पे कितनी दी हुई है, म्यू की वैल्यू वहां पे दी हुई है 0। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी प्लैंक है, प्लैंक को हम पुल कर रहे हैं विथ अ फोर्स F, और जब प्लैंक पे हम F फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में हमें F फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब दोनों कैसे मूव कर रहे हैं एक साथ। तो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि प्लैंक के ऊपर हम मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए ये दोनों कैसे मूव करें, एक साथ मूव करें वहां पे। अच्छा, जब यहां पे हम प्लैंक को खींचेंगे तो दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक स्लाइड कर जाए टॉपल करने के पहले प्लैंक के ऊपर, या फिर यह भी हो सकता है कि जो ब्लॉक प्लैंक पे रखा है वो टॉपल कर जाए स्लाइड करने के पहले। समझ में? यहां पे जब हम प्लैंक को खींचेंगे तो प्लैंक को जब खींच रहे हो तो प्लैंक और ब्लॉक दोनों एक साथ चलने चाहिए। लेकिन क्या चीज पॉसिबिलिटीज हो सकती है, प्लैंक की वहां पे विड्थ भी दी है, प्लैंक की वहां पे ब्लॉक की यहां पे विड्थ भी दी है, ब्लॉक की वहां पे हाइट भी दी है। इसका मतलब है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि ब्लॉक किसी टाइम पे स्लाइड कर जाए प्लैंक पे, या फिर यह भी हो सकता है कि हमने फोर्स लगाया किसी टाइम पे ये ब्लॉक क्या कर जाए, प्लैंक पे टॉपल कर जाए। तो दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, या तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए टॉपलिंग के पहले, या फिर ये ब्लॉक टॉपल कर जाए स्लाइड करने के पहले। तो हमें दोनों कंडीशन को वहां पे क्या करना है, चेक करना है। तो फर्स्ट केस में तुम क्या बोल रहे हो, फर्स्ट केस में तुम बोल रहे हो कि ये अगर तुम्हारा वहां पे प्लैंक है और प्लैंक के ऊपर यहां पे रखा है ब्लॉक, ब्लॉक का मास कितना है, m, और इस केस में दोनों को मान लो वहां पे सिस्टम, प्लैंक के ऊपर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, F। अच्छा, अब ये बताओ ब्लॉक और प्लैंक को अगर तुम सिस्टम मानोगे तो उस केस में ब्लॉक और प्लैंक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन तो क्या हो गया, इंटरनल। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स केवल F होगा, जिसके कारण ये दोनों एक साथ चल रहे होंगे। तो मान लो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना, a मान लो, या इसको मान दो a1। अब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं ब्लॉक की स्लाइडिंग की। हम ये मान के चल रहे हैं कि ब्लॉक स्लाइड करता है टॉपल करने के पहले। तो उस केस में पहली इक्वेशन क्या एप्लीकेबल होगी, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो पहली इक्वेशन लिखोगे F इक्वल्स टू m प्लस m इंटू a1। बताओ ये इक्वेशन 1 होगी कि नहीं होगी वहां पे। फिर अगले स्टेप में क्या करो, इमेजिन करो कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे। अब बताओ ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर ब्लॉक की स्टडी करेगा तो बताओ ये ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स शो करेगा, ये ब्लॉक के ऊपर शो करेगा n, यहां पे शो करेगा mg, ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट की ओर है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक अगर आगे की ओर जा रहा है या आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है
तो उस डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए और वो फोर्स यहां पे फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पे लग रहा होगा आगे और प्लैंक पे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा। अच्छा, ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखोगे? अब ब्लॉक की इक्वेशन लिखोगे Fs इक्वल्स टू m इंटू A1। अब ध्यान है, ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा स्टैटिक है तो ये लेस देन इक्वल्स टू Fl होना चाहिए। तो इक्वेशन हो जाएगी Ma1 लेस देन इक्वल्स टू Fl का मतलब क्या होता है? Fl का मतलब होता है म्यू, और जिस सरफेस पे हम फ्रिक्शन देखते हैं तो वहां की नॉर्मल लेंगे और यहां पे नॉर्मल किसके बराबर है? m इंटू जी के। तो जो भी A1 आता है वो आता है लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक एक्सेलरेशन इस रेंज के अंदर होगा तो उस केस में ब्लॉक प्लैंक के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब यहां पे A1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? तो यहां पे A1 की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो पॉसिबल है म्यू इंटू जी। म्यू की वैल्यू पुट कर दो तो यहां से जो फोर्स निकल के आता है मैक्सिमम वो आता है m प्लस एम। A1 की जगह पुट करो म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू पुट करोगे तो g/3। तो अगर हम केवल स्लाइडिंग पकड़ रहे हैं टॉपलिंग के पहले तो उस केस में जो मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं m प्लस एम इंटू क्या हो गया, g/3। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ब्लॉक प्लैंक पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, लेकिन टॉपल नहीं कर पाया। अब दूसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है? दूसरा केस पॉसिबल हो सकता है कि ये ब्लॉक स्लाइड करने के पहले वहां पे क्या कर जाए, टॉपल कर जाए। लेकिन देखो, अब अगर तुम यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या बोलोगे यहां पे m। अब ध्यान है, यहां पे डायमेंशन का भी यूज होगा वहां पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो पहली इक्वेशन क्या लिखोगे? F इक्वल्स टू m प्लस एम इंटू A2। दोनों अभी एक साथ चल रहे हैं तो उस केस में पहले दोनों को सिस्टम मान लो तो इक्वेशन होगी F इक्वल्स टू m प्लस एम इंटू A2। तो ये इक्वेशन तो अभी भी यहां पे क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। अब हमें कंसिडर करना है ब्लॉक की टॉपलिंग। ब्लॉक यहां पे टॉपल कर रहा है स्लाइड करने के पहले। तो अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन करो कि एक ऑब्जर्वर है जो कहां बैठा हुआ है, प्लैंक पे। बताओ, प्लैंक पे बैठ के अगर तुम ब्लॉक की स्टडी करोगे तो बताओ कौन कौन से फोर्सेस यहां पे शो करोगे? तो एक तो शो करोगे इसके सेंटर ऑफ मास पे m इंटू जी। फ्रिक्शन कहां लग रहा था? फ्रिक्शन इस पे लग रहा था आगे की ओर वहां पे। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है तो साथ में यहां पे क्या अप्लाई करोगे, सीडो फोर्स m इंटू ए, है कि नहीं? तो अगर हम प्लैंक पे बैठ के ब्लॉक को देख रहे हैं तो यहां पे ma होगा, mg होगा, fs होगा, साथ में नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल कहां पे होगा उसकी हम बात करेंगे, लेकिन बताओ जो ऑब्जर्वर प्लैंक पे बैठा है उसको ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहा है तो वो इक्वेशन क्या लिखेगा? वो इक्वेशन लिखेगा कि नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल यहां पे mg के बराबर है और fs किसके बराबर है, fs यहां पे m इंटू A2 के बराबर है कि नहीं? तो ब्लॉक तो अभी रेस्ट में है। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉक की टॉपलिंग की। तो ये बताओ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर तुम यहां पे देखने जाओगे तो ma2 और mg का टॉर्क तो वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब बताओ ये जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है? तो ये फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है। अब बताओ, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है और यहां पे और कोई क्लॉकवाइज टॉर्क नहीं है तब तो ये ब्लॉक प्लैंक पे रोटेट कर जाना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट में है। इसका मतलब है कि यहां पे जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा
उतना ही यहां पे कोई फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा, और इस केस में क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? तो इस केस में क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा नॉर्मल। तो अब इस केस में अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल कहां शिफ्ट करेगा? राइट की ओर। और जिस टाइम पे टॉपलिंग होने वाली होती है उस टाइम पे नॉर्मल कहां पहुंच जाता है? नॉर्मल पहुंच जाता है उसके एज पे। अब बताओ ये जो नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है। अभी हो क्या रहा है यहां पे? जो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा, बताओ वो नॉर्मल के टॉर्क को बैलेंस करेगा या नहीं बैलेंस करेगा? यहां पे एक चीज समझना, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? यहां पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम फोर्स की। तो हमें मालूम है जब फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा एक्चुअली चेक करो नॉर्मल कहां शिफ्ट कर रहा होगा। नॉर्मल जो रहेगा, नॉर्मल शिफ्ट करेगा, एक मिनट इसको सही करना जरा। जो नॉर्मल रहेगा वो चेक करो कैसे शिफ्ट करेगा। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में जो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल जाएगा लेफ्ट की ओर। देखो है कि नहीं वहां पे? और ये जो नॉर्मल रहेगा, अब बताओ कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा? ये टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा क्लॉकवाइज। तो यहां पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और ब्लॉक की अगर टॉपलिंग की कंडीशन, टॉपलिंग की टेंडेंसी बन रही है, तो फ्रिक्शन अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है तो नॉर्मल शिफ्ट करेगा, और नॉर्मल इस तरह से शिफ्ट करेगा जिससे कि वो क्या करे? क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करे। और हमें मालूम है कि जब इस तरह से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कई बार हमने देखा है ब्लॉक जो रहता है प्लैंक पे इस तरह से टॉपल करता है, और इस तरह से अगर ये टॉपल कर रहा है तो नॉर्मल कहां शिफ्ट कर गई? लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर गई। अब मैंने क्या बोला है? हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है मैक्सिमम फोर्स। तो मैंने क्या बोला? फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ रहा है, और उसको बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ने के लिए नॉर्मल क्या होगा? शिफ्ट होते जाएगा। और जिस टाइम पे टॉपलिंग होने वाली है उस टाइम पे नॉर्मल कहां आ गया? उस टाइम पे नॉर्मल आ गया उसके एज पे, वहां पे। लेकिन अभी भी ब्लॉक हमारा कैसा है? रेस्ट में है। तो हम दोनों साइड के टॉर्क को वहां पे इक्वेट करेंगे किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब एन के लिए बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? टोटल h बाय 4 है, तो ये डिस्टेंस h बाय 8, तो हम इक्वेशन लिखेंगे n इंटू h बाय 8। जितना यहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क उतना ही वहां पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा fs। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वहां पे h बाय 2। देखो है कि नहीं वहां पे? अब h तुम्हारा वहां पे क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब mg बाय 8। fs का मतलब क्या हो गया? fs का मतलब हो गया ma2 बाय 2। m से m कैंसिल आउट होगा, और a2 जो रहेगा, a2 आएगा g बाय 4। इसका मतलब है कि यहां पे जो हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं g बाय 4। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा m प्लस m इंटू कितना? g बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं स्लाइडिंग की, तो स्लाइडिंग कब होगी? स्लाइडिंग होगी जब फोर्स m प्लस m इंटू जी बाय 3 को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। सिमिलरली टॉपलिंग कब होगी? टॉपलिंग होगी जब फोर्स m प्लस m इंटू जी बाय 4 को क्या करेगा? एक्सीड करेगा। अब बताओ कौन सी चीज पहले आएगी? बताओ पहले ये फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब है कि यहां पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनिशियली ब्लॉक जो रहेगा वो प्लैंक पे रेस्ट में रहेगा, लेकिन जैसे ही फोर्स इसको क्रॉस करेगा तो ये ब्लॉक प्लैंक पे क्या कर जाएगा? टॉपल कर जाएगा। और ब्लॉक अगर टॉपल कर गया तो फिर उस केस में ये दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन में हमें यही कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम फोर्स
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द ब्लॉक एंड प्लैंक्स मूव्स टुगेदर, तो यहां पे जो मैक्सिमम फोर्स होगा उसका आंसर होगा m प्लस एम इंटू जी बाय 4। ध्यान ना, ये मैक्सिमम फोर्स नहीं है, क्योंकि इस फोर्स के आने के पहले ही ब्लॉक जो रहेगा वो प्लैंक पे क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। तो जो आंसर है m प्लस एम इंटू जी बाय 4। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल और बुक्स हैं और वहां पे अगर टॉपलिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उन टॉपलिंग के क्वेश्चन की वहां पे तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो नोट डाउन करो इसको।